नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कुल 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जिले में 2 जगह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। और निगम प्रशासन ने शहर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई सड़कों पर से हटाया गया अवैध दुकान। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले में हो रही कुढ़न्नी विधानसभा सीट उपचुनाव नामांकन के अंतिम दिन कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। 6 दिन तक चले नामांकन प्रक्रिया में कुल 21 प्रत्याशियों ने कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। वही नामांकन को लेकर समर्थकों की भीड़ देर शाम तक नामांकन स्थल पर जुटी रही। अधिक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी कर ली गई थी। AIMIM के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी सहित 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर DCLR पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि कुढ़न्नी उपचुनाव के लिए AIMIM के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी सहित 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुल मिलाकर 21 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। आज जिसमें 13 अभ्यर्थियों ने आज अपना नामांकन पत्र समर्पित किया है। कल स्क्रूटनी है 11 बजे से। फिर उसके बाद जो वैध नामांकन होंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जितने नजीर रसीद कर देते सब उतने नामांकन हुए या नहीं, कुछ बचे हैं। कुल नाजिर रसीद 26 लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, नाजिर रसीद कटाया था। उसमें 21 नामांकन हुआ है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर 3 बजे अपराह्न तक। बरुराज थाना क्षेत्र के हरनाही गांव के समीप अनियंत्रित हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 युवक की मौके पर मौत हो गई और एक की स्थिति SKMCH में नाजुक बनी हुई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के हरनाही गाँव के पास की बताई जा रही है। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार की हाईवा और बाइक सवार पर 3 युवक अपने घर से साहेबगंज से मुजफ्फरपुर शहर की ओर आ रहे थे। तभी हुई टक्कर में हुआ यह हादसा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज में दोनों मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि एक की हालत गंभीर है और इलाज कराया जा रहा है। हम लोग बाइक से आ रहे थे, रॉन्ग साइड आ रहा था। तो हम लोग जा रहे थे, यहाँ एग्जाम देने आ रहे थे मुजफ्फरपुर आ रहे थे एग्जाम देने आ रहे थे। हाँ। उसके बाद ट्रक वाला उल्टे साइड आके मारा है। किनको मारा है? मनीष कुमार को। हाँ। रिकेश भाई। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? कोई बात। कितना उम्र मनीष कुमार का कितना उम्र था? 24। पिताजी का क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम अमरनाथ भगत। और दूसरा जो मृतक है उनका क्या नाम था? ऋषिकेश कुमार। वो कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? थाना क्षेत्र कौन हुआ वो? तो ये कहाँ जा रहे थे वो लोग? हम लोग घर से निकले हैं, एग्जाम देने आ रहे थे मुजफ्फरपुर। अच्छा। तो ये रास्ते में कहाँ पे ये घटना हुई है? किस चीज से ठोकर लगा है? ट्रक से लगा है। ट्रक पकड़ा आया है क्या? जी, पकड़ाया गया है। ड्राइवर थाना पहुंच गई है। दोनों बच्चा घर से बाइक से निकला था एग्जाम देने के लिए मुजफ्फरपुर। अच्छा। और रास्ते में हरनाही पुल से सटे पश्चिम जी ट्रक वाला अपना संतुलन खोकर उल्टा दिशा में जाकर इनको मारा है। कहाँ पे ये घटना घटी है? हरनाही पुल से सटे पश्चिम। ये थाना क्षेत्र कौन हुआ? ये बनुराज क्षेत्र में घटना घटा है। अच्छा। और ट्रक वाले ने अपना संतुलन खोकर नशे में दूर था। हाँ। और उल्टा दिशा में जाकर मारा। फिर भी 2-4 लड़के ने मिलकर ड्राइवर को पकड़ा, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने भगा दिया। अच्छा। ये दोनों मृतक उसी जगह अपना एक्सपायर डेट हो गया। दोनों की मौत वहीं हो गई? दोनों का मौत सामने ट्रक की चपेट में आने से। अच्छा, ये मृतक कहाँ के कौन क्या नाम था इन लोगों का? मृतक एक का नाम है मनीष कुमार
और पिता अमरनाथ भगत, कितना उम्र था उनका? 24 साल। अच्छा, दूसरा? और दूसरे का नाम है ऋषिकेश कुमार, जी जी। पिता लखिंदर कुमार। उनका उम्र कितना था? उनका भी उम्र यही 24 साल। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग पढ़ते थे, अच्छा लेकिन बेरोजगारी के चलते कहीं कंपटीशन का एग्जाम था इन लोगों का, जी। एग्जाम कंपटीशन के लिए एग्जाम देने आ रहे थे मुजफ्फरपुर आ रहे थे? सिटी में। अच्छा अच्छा। औराई थाना क्षेत्र के भैरव स्थान के समीप दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई। जिले में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर। दो बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। जिले के औराई थाना क्षेत्र के भैरव स्थान के पास की घटना बताई जा रही है। मृतक धर्मेंद्र शाह औराई थाना क्षेत्र के राजखंड का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग पर शव को रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए आगजनी की। जिले में सड़क दुर्घटना में हुई आज 3 लोगों की मौत, जिसमें एक औराई थाना क्षेत्र के राजखंड का रहने वाला बताया गया है, जबकि सुबह में बरुराज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार की हाईवे की बाइक से हुई टक्कर में 2 की मौत हो गई, जिसमें एक घायल हुआ था। औराई थाना क्षेत्र के भैरव स्थान के पास हुई घटना है, जिसमें बाइक सवार एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर हुआ। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर आगजनी हुई और प्रदर्शन किया गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और मामले में मुआवजे की मांग को लेकर आश्वासन दिया है। फिर जाम हटाया गया। घर है आपका? तो कहाँ घर है? राजखंड। क्या नाम है इनका? इनका कौन है? मम्मी है, इनकी माँ है, पत्नी है, धर्मेंद्र की पत्नी है। मतलब जो मर गए उनका मतलब पत्नी हुई, जो मर गए उनका पत्नी हुई। आरबीबीएम कॉलेज निजी विद्यालय द्वारा नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग पास आउट छात्राओं का कैंपस सिलेक्शन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फॉरेन छात्राओं के बीच एक निजी विद्यालय के द्वारा कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय की लगभग 85 छात्राओं ने भाग लिया। 2 चरणों में आयोजित परीक्षा में 10 छात्राओं को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया। वहीं 5 छात्राओं का अंतिम रूप से चयन किया जाना है तथा शेष 5 छात्राओं को अगले सेशन के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिसे शुक्रवार को चयनित छात्राओं को नियुक्त पत्र भेजा जाएगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पिछले साल से आरंभ हुआ है। 1 साल का कोर्स पूरा हो चुका है। दूसरे का साल में भी छात्राओं ने नामांकन ले लिया है। अभी नर्सरी स्कूल की तरफ से कैंपस सिलेक्शन के लिए यहाँ टीम आई हुई है। छात्राएं यहाँ अपीयर हुई हैं, काफ़ी संख्या में हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि जितनी उन्हें उम्मीद थी उससे ज़्यादा छात्राएं यहाँ कैंपस सिलेक्शन के लिए आई हैं। 2 राउंड में सिलेक्शन है। फर्स्ट राउंड है रिटन है और सेकंड राउंड ओरल है, इंटरव्यू है। फर्स्ट राउंड में 20 छात्राओं का सिलेक्शन किया गया है और 20 में से 5 का इन्हें सिलेक्शन करना है, जिसका इंटरव्यू अभी चल रहा है। आरबीबीएम कॉलेज में वर्तमान परिदृश्य में डेटिंग ऐप एक छलावा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय में वर्तमान में डेटिंग ऐप एक छलावा विषय पर गुरुवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता एमडीडीएम महाविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग की डॉक्टर शकीला अजीम थी। वही संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो हालात है उसमें मोबाइल के बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो छात्राओं को भ्रमित करते हैं और उनकी जिंदगी तबाह हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से डेटिंग ऐप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे खबरदार होने की जरूरत है। इन ऐप के जरिए जो रिश्ते बनते हैं उनमें सफल होने की संभावना केवल 14% ही रहती है। उन्होंने कहा कि युवाओं में आत्महत्या 1996 के बाद 43% की दर से बढ़ रहा है, जो कि चिंतनीय है। लोगों ने डेटिंग ऐप जानकारी एवं बचाव पर ये सेमिनार किया है और चूंकि यह मुद्दा बड़ा ही ज्वलंत है, अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी एक घटना घटी डेटिंग ऐप के कारण, जो आफताब और श्रद्धा वाकर की जो घटना हुई,
तो लड़कियों को इसके बारे में बताया जाना, इसके बारे में जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने लड़कियों में जागरूकता लाने के लिए महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय की एक ऑरेटर है प्राध्यापिका डॉक्टर शकीला अजीम, जो मनोविज्ञान की हैं, उनसे आग्रह किया और वो लड़कियों को मनोवैज्ञानिक स्तर पे ऐसे डेटिंग ऐप का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसकी जानकारी रखी जाए, कैसे अपनों के बीच बातों को शेयर किया जाए, जो परिवार का क्या महत्व है, इन सब विषयों पर वो लड़कियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है, खास करके महिला जो भी है, छात्राएं जो भी हैं, उनको बताया जाना चाहिए स्कूल कॉलेज लेवल पर कि वो कैसे इन सब चीज़ों से अपना बचाव कर सकती हैं और मोबाइल का सही उपयोग कर वो अपने कैरियर को बना सकती हैं। अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो डांट डपट की नीति न रख करके बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चे परेशान होते हैं तो अभिभावक से डरते हैं, तो अभिभावक नियमित अंतराल पर बच्चों की गतिविधियों पर नज़र ही ना रखें, बल्कि उनसे बातों को शेयर करें, उनसे हमेशा पूछताछ करें, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हलचल है उस पर नजर रखना बेहद। SUCI के जिला कार्यालय में नवंबर क्रांति के अवसर पर जनसभा का आयोजन किया गया। SUCI की तरफ से गुरुवार को मोती झील स्थित कार्यालय में नवंबर क्रांति के अवसर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने समाजवादी क्रांति पर प्रकाश डाला। समाजवादी क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहते हैं। इस अवसर पर जिला सदस्य अरविंद कुमार ने कहा कि रूस में पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों ने संघर्ष कर समाजवादी क्रांति को सफल किया था। इसी वजह से हर साल नवंबर क्रांति मनाई जाती है। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उस समय सोवियत रूस में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था। इस क्रांति के बाद गरीब मजदूर को उनका हक मिला था। इससे पहले गरीब मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था, इसलिए विश्व में इस क्रांति का खास महत्व है। नवंबर क्रांति दिवस पर एक जनसभा आयोजित किए हैं। हमारी प्रिय पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की ओर से यह जनसभा आयोजित है। हम बता दें कि दुनिया में सबसे प्रथम सफल समाजवादी क्रांति सोवियत रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, जो महान नवंबर क्रांति दिवस के रूप में हम जानते हैं। और पूरे दुनिया में वह सफल समाजवादी क्रांति ने गरीब मजदूरों, शोषित पीड़ित आम आवाम का स्वर्ग के रूप में पैदा किया था, जो मुक्ति दिलाया था, शोषण से मुक्ति दिलाया था, एक स्वर्ग का निर्माण किया था, जिससे सीख लेकर पूरे दुनिया के अंदर में महान नवंबर क्रांति दिवस को सम्मान के साथ मनाते हैं। उसी कड़ी में हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की ओर से आज मोती झील कार्यालय सभागार में हम महान नवंबर क्रांति दिवस पर एक जनसभा का आयोजित किए हैं। यह कार्यक्रम हम हर जिला के तमाम प्रखंडों में और पूरे देश में हम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 9137।
7678 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। शहर की जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने इमली चट्टी मोती झील रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बार फिर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण कार्यों पर गुरुवार को चला। अब शहर में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराने के 2 फेज में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान इमली चट्टी गुजराती मोहल्ला के कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होने के कारण किसी की एक नहीं चली। दशकों से अस्थायी दुकान और ठेला लगाकर फल सब्जी चाय नाश्ता बेचकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों के सपने एक झटके में चकनाचूर होते दिखे। नगर निगम के तरफ से 4 JCB, 8 ट्रैक्टर, 2 हाइवा और बॉबकट इस अभियान में लगाया गया है। 2 चरणों में चलने वाले अभियान के तहत प्रथम चरण में सरकारी बस स्टैंड से मोती झील तक, वही दूसरे चरण में अघोरिया बाजार से छाता चौक तक का पूरा इलाका साफ कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी दर्जनों बार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीतते थे कि दोबारा दुकानें सज जाती थी। लेकिन इस बार अधिकारियों का दावा है कि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए साथ साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार कितना सफल यह अभियान रहता है। स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, नाला वगैरह रोड की प्रक्रिया में है, तो यातायात बाधित न हो, आम नागरिकों को कोई कष्ट नहीं हो। हमारे नए नगर आयुक्त नवीन कुमार का ये आदेश है कि एक रोस्टर तैयार करके दोनों पालियों में
रोड वाइज जो है अतिक्रमण अभियान आज से स्टार्ट हो गया है। कल प्रचार प्रसार भी कराया गया। अब इसमें जितने भी व्यवसायिक लोग हैं, अगर सरकारी नाला पर अगर सामान रख के अगर वो बिक्री करेंगे तो अभी आपने देखा है कि सभी लोगों को 1,000 रुपया एक लाइन से फाइन किया गया है। नहीं मानेंगे तो आगे फाइन बढ़ेगा, लेकिन फाइन करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अतिक्रमण मुक्त कराना शहर को हम लोगों का लक्ष्य है। जैसा कि हम लोगों को नगर आयुक्त महोदय ने पूरी तरह से निर्देश दे रखा है, ज़िला प्रशासन का सहयोग भी है। हमारे नगर निगम के टीम अगले आदेश तक ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा। प्रतिदिन ये यातायात बाधित न हो। और शहर के आम नागरिकों से भी अपील है, दुकानदारों से अपील है कि कल प्रचार प्रसार नगर आयुक्त महोदय द्वारा कराया गया है। अगर इसमें आप लोग सावधानी और सहयोग नहीं देंगे और किसी तरह का आप लोग सरकारी ज़मीन का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप दंड ही नहीं, आर्थिक ही दंड नहीं, आप लोग जेल भी जा सकते हैं। आप लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। किन किन इलाकों में चलाया गया अभियान ये? आज स्टार्टिंग है। आज हम लोग इमली चट्टी से लेके हम लोग को केदार कल्याणी चौक तक जाना है। फिर कल जो है फिर कल बताएंगे। आज का इतना ही है, यहाँ से लेके कल्याणी चौक दुकानों में जुर्माना किया गया? अभी लगभग 7-8 दुकान को जुर्माना किया गया है 1,000 रुपया। और अभी आगे अभियान है, अभी और चलेगा। अभी तो शाम तक रहना है। वगैरह भी किया गया क्या? वो कौन गली था? गुजराती मोहल्ला में। देखिए वो लोग व्यवसाय करते हैं पुराना कपड़ा को रख कर, और वो हज़ारों की तादाद में वो लोग आज से नहीं कई वर्षों से है बसे हुए हैं। तो वो भी सरकारी ज़मीन है, अतिक्रमित स्थल है। तो वो उच्च स्तरीय ज़िला प्रशासन की तरफ से जो फोर्स वगैरह होगा तो उन लोगों को हटाया जाएगा। लेकिन तत्काल समझाने बुझाने पर रोड को खाली करा दिया गया है और कड़ी चेतावनी दी गई है कि आप लोग रोड पर रखे व्यवसाय न करें। श्रम विभाग द्वारा आरडीएस कॉलेज में आयोजित नियोजन मेला में 425 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दिया गया। श्रम विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नियोजन मेला में हजारों युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले हैं। दरअसल आरडीएस कॉलेज में आयोजित नियोजन मेला में गुरुवार को 1355 आवेदकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इस आधार पर दूसरे दिन 425 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दिया गया है। इसमें 8वीं पास योग्यताधारी को 8,000 तो एमबीए, बीएड समेत अन्य तकनीकी डिग्री वालों को अधिकतम 25,000 रुपए मासिक के आधार पर चयन किया गया है। नियोजन मेला का आयोजन श्रम संसाधन विभाग की ओर से अवर प्रादेशिक नियोजनालय में किया गया है। दूसरे दिन रोजगार मेला में 31 कंपनियों ने हिस्सा लिया। वहीं इसमें कुल 2629 आवेदकों ने अपना बायोडाटा जमा कराया। कुछ स्टूडेंट्स बगैर बायोडाटा के पहुंचे थे। उन्हें ऑन स्पॉट बायोडाटा तैयार करने की बात कही गई। सादे कागज पर आवेदकों को फॉर्मेट के तहत हर जानकारी कलम से लिखकर जमा करनी पड़ी। वहीं कई अभ्यर्थियों ने एनसीएस पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं किया था। उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया गया। नियोजन मेला में 8वीं पास से लेकर बीबीए, एम फॉर्म, बीएड योग्यताधारी आवेदकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। नियोजन सह मार्गदर्शन मेला की अध्यक्षता सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय आशीष आनंद मुजफ्फरपुर ने किया। संचालन नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने किया। वहीं मेले के अंतिम दिन देर शाम तक छात्र और छात्राओं की भीड़ जुटी रही। वो न्यू बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है, इसमें हम लोग खुश हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तैयारी 3 महीने से हो रहा था। किस पद के लिए किया गया? लोन ऑफिसर के लिए। इस मेला में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और नियुक्ति हो गया है। अच्छा, आगे देखिए। भी करवाना था क्या? जी हुआ था, रजिस्ट्रेशन कल करवाए थे। अच्छा। और आज इंटरव्यू में मतलब हम लोग सिलेक्टेड हुए हैं। सफल हुआ है, बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा लगा। बहुत युवा सफल हुए हैं। सिलेक्शन हुआ है जी। किस चीज़ में? फील्ड ऑफिसर। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? यही 3 महीना से। क्या प्रक्रिया था इस तरह का यहाँ इसमें करने के लिए? वही वहाँ पे मैंने शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ है, वही सब। सिलेक्शन होने के बाद तो किसी को भी अच्छा लगेगा। कितने समय से आप इससे पहले कहीं जॉब कर रही थी क्या? नो सर। कितने समय से आप बैठे?
सर। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? कुछ महीनों से, लाइक 6 मंथ्स। रोजगार के लिए आपने अप्लाई किया है? यस कैसा सर। लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? वर्षा। दूसरे स्टूडेंट को क्या संदेश दीजिएगा? ये जितना सब लोग समझते हैं कि किसी काम का है नहीं, वैसा है नहीं, यहाँ होता है। आके अगर ट्राई करें तो हो सकता है। श्रम विभाग के द्वारा और प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है। कल भी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। कल कुल लगभग 31 एम्प्लॉयज़ आए थे और आज लगभग 32 एम्प्लॉयज़ थे। कल लगभग 3200 फुटफॉल्स थे जो बच्चे हमारे आए हैं और लगभग 2600 बायोडाटा रिसीव किया गया अनन नियोजक के द्वारा, जिसमें से लगभग 1300 सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, राइट। और 423 बच्चों का कल सिलेक्शन हो गया था। आज अगर देखा जाए तो लगभग अभी 2500 बायोडाटा प्राप्त हुआ है, जिसमें से अभी 200 नियुक्तियाँ हो गई है और जो बाकी जो बच्चे हैं उनको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए फिर बुलाया जाएगा। कितनी कंपनियाँ? कल 31 कंपनियाँ थी, आज 32 कंपनियाँ आई हैं। किस तरीके का कंपनी ज़्यादा? देखिए यहाँ पे जो मेन कंपनीज आई थी, कुछ लोकल कंपनी मुजफ्फरपुर की थी जो सेल्स के लिए था, मार्केटिंग के लिए था। कुछ फाइनेंस की कंपनी है। जो बाहर की जो कंपनियाँ आई हैं वो जनरली फैक्ट्री में जो उन्हें जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबरर्स चाहिए होता है, वर्कमैन चाहिए होता है, उनके लिए है। कुछ हमारे इंश्योरेंस की कंपनी थी। इससे पहले कहीं जॉब के लिए ट्राई किया? नहीं, फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ये कैसा प्लेटफॉर्म लगा आप लोग? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोग जिसके पास जॉब नहीं है, या फिर कुछ स्टूडेंट है जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो अपने से खुद से कर लेंगे। स्टडीज़ वगैरह में हेल्प मिलेगा उन लोग को। कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट को? इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। किसी का फिनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बेरोजगारी जिस तरीके का अभी हालात है, उसको इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं दोनों की? किस तरीके का मेला लगना है? देखिए, इसके बारे में बेरोज़गारी अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ये एक स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकता है ज़्यादा करके। अच्छी एक आयोजन की गई है रोजगार मेला का रामदालू सिंह महाविद्यालय के कैंपस में, जो कि नियोजनालय के द्वारा जो किया गया है। हमें लगता है कि बहुत सारे युवा जो है कि यहाँ से रोजगार लेकर के जाएंगे। कल भी हमें लगता है कि बहुत सारे युवाओं को इससे बेनिफिट मिली है। जो बेरोजगार युवा हैं वहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ रोजगार लेकर के जाएंगे। क्या ऐसा कमी लग रहा था कि इस तरीके का मेला अक्सर होना चाहिए? अक्सर इस तरीके का मेला जो है कि हर एक जगहों पे मतलब जहाँ पे एक पॉइंट बना करके जो है कि इस तरीके का मेला का आयोजन किया जाए, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भीड़ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भी युवा जो है कि बेरोजगार है अभी, और इन्हें रोजगार की आवश्यकता है। अभी की अच्छी पहल मानी जा सकती है। बहुत अच्छी पहल है। इस पहल की मैं जो है कि सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के आयोजन जो है कि हम अक्सर करते रहें। और आप देख सकते हैं आज तो कुछ कम हो गई है, लेकिन कल हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा भीड़ थी इस मेला में। हर काउंटर पे घूम के देख रहे हैं कि किस टाइप का जॉब है, वही पूछताछ में लगे हुए अपने कॉलेज में। जो एक लगा है कैंप RDS कॉलेज में। इसका कितना लाभ हुआ? आपको लगता है कि अच्छा चीज़ है? हाँ, ये अच्छा चीज़ लगता है कि बेरोजगार जैसे है तो जो किसी को रोजगार नहीं है तो ये मेला लगाया जाएगा। कितना लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जॉब के लिए मतलब वैकेंसी आई है। तो ये स्टेप एक ये प्रचार है जिससे के माध्यम से लोग आएंगे, यहाँ पता करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और चांस शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैरियर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हम भी यहीं आए हैं इस पता करने के लिए। हम भी देख रहे हैं एक जॉब के लिए कुछ पता चले तो हम भी एक फॉर्म डाल देंगे। नवयुवक समिति के सभागार में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के जन्मोत्सव पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रमंडलीय अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्येन नसीमा जन्म उत्सव पर गुरुवार को सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों ने सत्येंद्र कुमार को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं कवियों ने उनकी लंबी उम्र की भगवान से कामना की और जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि आज हिंदी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषा जैसे बज्जिका मिथिला में निरंतर लिखने वाले एकमात्र कवि सत्येंद्र कुमार सत्येन का जन्मदिन है। हम लोगों के लिए खुशी का पल है। सत्येंद्र कुमार सत्येन इस बाजार में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है और हर भाषा में कविता लिखी। वह सुरीले स्वर के धनी है।
सैकड़ों वर्ष के बाद धरती पर इस तरह के कवि जन्म लेते हैं। आज हम लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। आज हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारी मातृभाषाएं भी हैं, वह बज्जिका हो, भोजपुरी हो या मैथिली हो, सब में निरंतर लिखने वाले और अपने स्वर के धनी, स्वर से संपन्न वरिष्ठ कवि श्री सत्येंद्र कुमार सतेन जी का आज 80वां जन्म दिवस अवसर है। और इस अवसर पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वावधान में नवयुवक समिति के इस सभागार में एक आत्मीय आयोजन है, जिसमें हम विमर्श भी कर रहे हैं और कवि सम्मेलन भी। हम जानते हैं कि सत्येंद्र कुमार सतेन समय के और बल्कि कई दशकों के उतार चढ़ाव के साक्षी रहे हैं, और आज भी जब ये अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमारा लोक गुंजित होता है। एक ऐसा लोक जिसमें आत्मीयता भी है, मिठास भी है, जीवंतता भी है, ताजगी भी है और एक समृद्ध परंपरा है। उस समृद्ध परंपरा को विरासत में सहेज कर निरंतर लिखते हुए और कई पीढ़ियों को अपना प्यार स्नेह देते हुए उसे प्रेरित और उत्साहित निरंतर करते रहते हैं। ऐसे आत्मीय श्रेष्ठ जनों का आज अभाव सा होता चला जा रहा है, और जो हैं कहीं न कहीं से उन पर या तो बाजार हावी है या उनका एकांत हावी है। लेकिन इस भीड़ में भी सत्येंद्र कुमार सतेन एक आत्मीयता से भरे हुए संस्कृति धर्मी एक ऐसे वरिष्ठ कवि का नाम है जो केवल प्यार बांटता है, जो केवल लोग को आत्मीयता के साथ उलीझता चलता है, जिसकी तलाश मनुष्य मूल्य और संस्कृति के लिए निरंतर रहती है। ऐसे वरेण्य कवि को अपने बीच पाकर हम मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना को और भी प्रखरतम करते रहते हैं। उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के साहित्यिक बज्जिकांचल विकास पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बज्जिकांचल विकास पार्टी के तरफ से गुरुवार को पार्टी कार्यालय में 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मातृभूमि मातृभाषा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम शुरू होने के बाद बज्जिका एवं मिथिला के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले नेता एवं कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश ने बताया कि पार्टी 22 वर्षों से अलग राज्यों की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। जब तक अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की, जात धर्म से ऊपर उठकर उनके आंदोलन में शामिल हो और अलग राज्य का निर्माण करे। उन्होंने बताया कि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए अलग राज्य उनकी पहचान है। स्थापना दिवस है। ये स्थापना दिवस बज्जिकांचल विकास पार्टी अपने के बज्जी लिच्छवी गणराज्य के अंचल बज्जिकांचल, जेकरा के उत्तर बिहार कहल जाइए, ये उत्तर बिहार के बज्जिकांचल राज्य के नाम से एक पृथक राज्य बनावे के लिए विगत 22 बरस से सक्रिय है, संघर्षरत है। आज ओकर 23वां स्थापना दिवस मनायल जा रहा है। ये अवसर पर जे बज्जिका मातृभूमि और मातृभाषा के लिए सेवा करे वाला संघर्षशील विद्वान और पार्टी के समर्पित जैसे नेता लोग के सम्मान पत्र दिल गेल है, अंग वस्त्र से सम्मानित कैल गेल है और मातृभूमि मातृभाषा गौरव सम्मान से उनका नवाजल गेल है। अपने सबके बज्जिकांचल के तमाम लोग से अनुरोध है कि जात धर्म के राजनीति से उठ के अपना क्षेत्र के विकास के लेल भारत के मुख्य धारा में जुड़े के लेल भारत के संविधान में भारत के नाम कथी है, भारत संघ नाम है भारत के। आ संघ कौन चीज के संघ है भारत, तो भारत राज्यों का संघ है। तो जब तक ये इलाका अलग राज्य न बन। जिले में वरीय उप समाहर्ता विवेक कुमार के आकस्मिक निधन पर समरणालय से लेकर नगर निगम में आयोजित शोक सभा में अधिकारियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जिले के वरीय उप समाहर्ता सह
नगर सचिव विवेक कुमार के असमय निधन से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। युवा अधिकारी विवेक कुमार वर्ष 2019 में ही सरकारी सेवा के लिए चुने गए थे। मुजफ्फरपुर में तैनाती के बाद उन्हें नगर सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनके निधन की खबर से कलेक्ट्रेट से नगर निगम कार्यालय तक लोग मरमराहत हुए। डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारियों ने गहरा दुख जताया है। नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और निगम कर्मियों ने विवेक कुमार को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अपर नगर आयुक्त नंद किशोर चौधरी ने कहा कि मेरे भरोसेमंद साथी ऐसे अचानक हमेशा के लिए चले जाएंगे, विश्वास नहीं होता है। यह दुखद खबर सुनकर स्तब्ध और गमगीन हूँ। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति भी है। विवेक कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे और जिला में पदस्थापित थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। साथ ही नगर पालिका में नगर सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। उनकी असामयिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही सभी लोग यहाँ पर मर्माहत हैं और उनके काम करने की काबिलियत के सभी कायल थे। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इतने कम समय में उन्होंने नगर निगम में अच्छा काम किया था, जिससे लोगों का विश्वास उन पर बहुत ज़्यादा था। उनके जाने से प्रशासन में एक अपूरणीय क्षति हुई है, जिसको लेकर सभी लोग शोकाकुल हैं और मर्माहत। आज इसके लिए नगर निगम में जो अधिकारी कर्मी हैं उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन AIMIM पार्टी से गुलाम मुर्तजा अंसारी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव कई राजनीतिक पार्टी की एंट्री से रोचक हो गया है। गुरुवार को उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन AIMIM के प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिससे कुढ़नी उपचुनाव में राजनीतिक सनसनी बढ़ गई है। वहीं AIMIM प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करना है। वहीं भाजपा के B टीम होने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जिसको जो कहना है कहने दीजिए। वहीं उनके समर्थन में आए AIMIM नेता आदिल हसन ने राजद को डरपोक बता दिया। उन्होंने कहा कि राजद की सीट थी, फिर भी उन्होंने डर से यह सीट छोड़ दी। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमें वोट कटवा कहते हैं, ऐसे में जदयू भी गुजरात चुनाव लड़ने जा रही है तो उन्हें भी वोट कटवा कहेंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो सबकी बात करते हैं। पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और कुढ़नी फतह करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा रहेगा आप बताइए। भ्रष्टाचार के विरोध और विकास के लिए लोग आपको भाजपा की B टीम बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये उनकी मर्जी है, वो जो चाह रहे हैं कर बोल रहे हैं। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भोपाल और मोकामा की तरह, गोपालगंज मोकामा की तरह सिर्फ वोट काटिएगा या कुढ़नी में जीत की भी उम्मीद रखते हैं? पूरे जीत रहे हैं हम लोग। तो क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद आपका? ये विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा? 20,000 वोट आपके लिए विकास के अलावा क्या कुछ मुद्दा क्या रहेगा सबसे प्रमुख? हम लोग भ्रष्टाचार को रोकेंगे और विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा आपका? 20,000 इंशाअल्लाह। कुढ़नी में प्रत्याशी उतारने में देरी हुई, नॉमिनेशन भी अंतिम दिन कर रहे हैं, तो कहाँ पे अटका हुआ था? कोई अंतिम नहीं था, सब पार्टी अपने हिसाब से करती है। ये मेरे कैंडिडेट है। हम लोग हैदराबाद से हम लोग का जब आया सिस्टम, जब बैरिस्टर गुजरात चुनाव चल रहा है, हम MIM गुजरात भी चुनाव लड़ रही है, MIM MCD भी चुनाव लड़ रही है। जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है? ये RJD की सीट थी। लड़कर हम बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि नीतीश जी की पार्टी JDU जा रही है गुजरात इलेक्शन लड़ने,
और उनकी पार्टी एमसीडी दिल्ली भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो गुजरात में तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ जदयू क्या करने जा रही है, किसको वोट काट के और किसको फायदा पहुँचा रही है। तो आज जदयू अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा पहुँचा रही है। हम भी कह सकते हैं कि वो वोट कटवाएं। आज दिल्ली में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जदयू वाले भी वोट कटवाएं, इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात बेतुकी बात है कि बार बार ये MIM की बात की जाती है। MIM की वजह से जो है बीजेपी, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ताकत की लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरी बात हमें बोल दे, MIM कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है कि MIM ऑल इंडिया पार्टी है। MIM इस देश के 15 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जदयू और राजद कितने राज्यों में इलेक्शन लड़ती है? 1 राज्यों में या 2 राज्यों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। तो ये बड़ी पार्टी कौन हुई? आपके मेंबर हो सकते हैं कि बिहार में आपके मेंबर ज़्यादा असेंबली में हों, लेकिन हमारी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है, हमारा विस्तार ज़्यादा है, हम सारे बड़े आयाम में, बड़े क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए हम किसी के गुलाम ही नहीं है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि कल ये कहते हैं कि हम जो है से वो आप राजद को वोट दे दीजिए या कांग्रेस को दे दीजिए या जदयू को। हम किसी के, हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं, अपने को मजबूत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस हमारी लड़ाई हमारी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना झंडा है और हमारी जो है से वो मेहनत है हमारी। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और किसी के हम ABCD नहीं है। जी क्या बोल, बुल्ढानी में अपना सामना किससे मानते हैं आप जेडीयू को, राजद को, और किससे लड़ाई? हमारी बात है, हमारी लड़ाई जो है वो जदयू के कैंडिडेट, गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के साथ है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।